हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है? देखो लिखा हुआ है द नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट। जो नेट रेजिस्टेंस होगा जो कि सर्किट ऑफर करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। और इसको हम डिनोट करते हैं जेड से। किससे डिनोट करते हैं हम इसको? जेड से। क्लियर। और एक तरह से रेजिस्टेंस ही है ये। टोटल रेजिस्टेंस की हम बात करें पूरे सर्किट के अंदर तो उसके यूनिट भी क्या होंगे? फिर ओम ही होंगे। ठीक है। अब देखो नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट का मतलब क्या है? देखो कोई सर्किट है, जैसे उसमें एक रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटर भी है और इंडक्टर भी है। तो इंडक्टर का भी एक रेजिस्टेंस है और आपके पास कैपेसिटर का भी एक रेजिस्टेंस है। इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसको आप क्या बोलते हो? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और जो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है उसको आप क्या बोलते हो? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और साथ में रेजिस्टेंस का तो है ही है रेजिस्टेंस। ठीक है। तो इन सब के रेजिस्टेंसेज हैं, तो पूरे सर्किट में इन सब के मिला के रेजिस्टेंस होंगे। तो यानी कि नेट रेजिस्टेंस हमें पता होना चाहिए उसका। तो वो जो नेट रेजिस्टेंस है जिसमें इंक्लूड हो गया आपका इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस भी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। क्लियर। यानी कि जो नेट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा सर्किट उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। क्लियर। एक नॉर्मल अगर रेजिस्टेंस लगा हो तो आपको पता ही है रेजिस्टेंस ही है, लेकिन अगर और भी उसमें लगे हुए हैं, कैपेसिटर लगा हुआ है अगर साथ में या इंडक्टर लगा हुआ है साथ में, तो फिर वो नेट रेजिस्टेंस हम जो निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? अब इस चीज़ को समझना यहाँ पर जो हमारा ये टॉपिक है LCR सर्किट या फिर हम बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। इम्पीडेंस समझ में आ गया। जो नेट रेजिस्टेंस ऑफर करता है सर्किट उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस बोलते हैं। ठीक है। अब LCR सर्किट या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस ट्रायंगल। LCR सर्किट में ही देखना आप इम्पीडेंस ट्रायंगल बनेगा एक। ठीक है। तो देखो पहले तो LCR सर्किट बनाते हैं फिर हम इसमें इम्पीडेंस भी निकाल लेंगे। ठीक है। तो देखो LCR सर्किट, LCR मतलब पहले क्या है? L मतलब क्या है? इंडक्टर, तो इंडक्टर बना देते हैं। क्लियर। और फिर क्या है? कैपेसिटर, तो एक कैपेसिटर बना दो। और फिर क्या है? एक रेजिस्टेंस, तो एक रेजिस्टेंस बना दो। समझ रहे हो? ये बन गया L, ये बन गया C और ये बन गया R। तो ये बन गया LCR। क्लियर। और इसमें हमने दिया हुआ है अल्टरनेटिंग EMF। क्लियर। ये हमने अल्टरनेटिंग EMF दे दिया यहाँ से। कितनी बात क्लियर है? E। और E की वैल्यू आप सभी को पता है क्या होती है? E0 sin ओमेगा t अगर अल्टरनेटिंग EMF है तो। अब देखो ज़रा, ये बन गया हमारे पास LCR का सर्किट। अब जो इंडक्टर और कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, इन तीनों का मिला के जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। तो उसका निकालने का तरीका क्या होता है वो देखना। तो सबसे पहले हम देखो इसमें क्या करेंगे, इनके फेज़र बनाएंगे। तो अगर आपको याद है इंडक्टर का, कैपेसिटर का और रेजिस्टेंस का, देखो सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस वाला केस किया था, वहाँ पर उसका फेज़र डायग्राम बताओ क्या था? सेम फेज़ में होता है इसमें करंट और ये EMF, तो करंट भी इस साइड होगा और EMF भी एक ही साइड बनाया था हमने, याद है? ऐसे ही कैपेसिटर में जो फेज़र डायग्राम बनाया था उसमें क्या बनाया था? देखो इस साइड हमने करंट बना दिया था क्योंकि करंट लीड करता है 90 डिग्री पे या π/2 पे, और ये नीचे हमने क्या बना दिया था? EMF बना दिया था। क्लियर। याद आया कुछ? ऐसे ही इंडक्टर में याद आया आपको कुछ? इस साइड हमने करंट बनाया और EMF ऊपर जाता है इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें करंट लैग करता है 90 यानी कि π/2 से। इस वजह से ये फेज़र डायग्राम अगर आपको याद नहीं है तो पीछे टॉपिक देख लेना जहाँ सर्किट एनालिसिस हमने किया था, वहाँ पर फेज़र डायग्राम इसी तरीके से बने हुए हैं। तो ये तीनों फेज़र डायग्राम बन गए। क्लियर। इनको कंबाइन करता हूँ मैं। देखो कंबाइन करने से पहले एक चीज़ लिख देता हूँ। यहाँ पर ये जो EMF था रेजिस्टेंस के लिए था तो मैं रेजिस्टेंस लिख देता हूँ, ये कैपेसिटर के लिए था तो कैपेसिटर लिख देता हूँ, और ये इंडक्टर के लिए था तो मैं यहाँ पर L लिख देता हूँ इंडक्टर के लिए। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं? अब देखो ज़रा, जो इम्पीडेंस ट्रायंगल बनेगा वो इन्हीं फेज़र्स की हेल्प से बनेगा। क्लियर। देखते जाओ। इनको करेंगे हम कंबाइन। कंबाइन कैसे करेंगे? इन सब का E वाला पार्ट लेंगे। देखो इधर E वाला पार्ट कौन सा है? ये ER वाला, तो ER वाला ये बना दिया हमने। ठीक है। रेजिस्टेंस वाला। ये EC वाला नीचे है तो EC वाला पार्ट यहाँ बना दिया हमने। ठीक है। सिर्फ E वाले पार्ट कंबाइन किए हैं इनके। और EL ऊपर जा रहा है तो EL ऊपर बना दिया इस तरीके से। समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमने ये डायग्राम बनाया, यहीं से लिए हैं। E को देख लिया हमने, E की डायरेक्शन R वाली इधर थी, L वाली ऊपर थी और C वाली नीचे थी, तो इस तरीके से हमने ये बनाया। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है। अब देखो ज़रा, इसमें हम क्या करेंगे अभी? ER इधर है नीचे, ये ER है। ठीक है। अब देखो ज़रा, ये EC नीचे है और EL ऊपर है। अगर मैं इसको कंबाइंड ऊपर बनाऊंगा इस तरीके से तो ये वाला जो बनेगा फिगर, ये वाला क्या बन जाएगा आपके पास? EL माइनस EC बन जाएगा। मान लो यहाँ तक क्या बन गया ये? EL माइनस EC। समझ रहे हो? EC को ऊपर अगर ले गए हम तो ऑब्वियस सी बात है ये कंबाइंड जो बनेगा क्या बन जाएगा? EL माइनस EC बन जाएगा। ठीक है। नीचे इस वजह से ऊपर जाके ये माइनस हो रहा है। समझ रहे हो? तो इसका हमने ये एक ही लाइन ड्रॉ कर दी, नीचे वाली ऊपर ही लेकर गए, कैसे? EL माइनस EC कर दी। ठीक है। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? अब इसमें जो होगा हमारे पास, इसका जो रिजल्टेंट
होगा EMF जो हम बोल देंगे वो इस तरीके से हम बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसको हम लिख देंगे, ये क्या है हमारे पास यहाँ पर E नोट। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। E नोट लिख देंगे इसको, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं ये एक लाइन ड्रॉ करूँ इस तरीके से, तो ये लाइन किसकी है हमारे पास, EL माइनस EC की ही हो गई, ये वाली सामने से इधर ले गए, एक ही बात है, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। ये देखो ये जो लाइन है इतनी ही होगी जितनी ये है, तो इसलिए हमने इस वाली लाइन को भी इधर क्या लिख दिया, EL माइनस EC, समझ रहे हो। और ये जो E नोट है ये कितने एंगल पे है, फाई एंगल पे, जिसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। बताओ इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, बताओ। डायग्राम समझ में आ रहा है, ठीक है, आया समझ में। अब देखो ज़रा, अगर डायग्राम समझ में आ गया, इससे ये चीज़ देखो ज़रा, ये वाला डायग्राम जो है इसको अगर हम नाम दे दें, ये ले लो A और ये ले लो B और ये ले लो C, ये वाला डायग्राम, इसमें ज़रा पाइथागोरस लगाओ, ज़रा पाइथागोरस लगा सकते हो। देखो ये क्या हो गया आपके पास, बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या चीज़ हो गई, हाइपोटेन्यूज। कैसे देखते हैं, एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो इसमें आप पाइथागोरस लगाओ ज़रा, पाइथागोरस लगाओ ज़रा इसके अंदर, तो क्या होगा आपके पास। देखो आपको पता है पाइथागोरस जो होती है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ नेट EMF ऑफ LCR सर्किट कैसे निकल रहा है हमारे पास, इसको यहाँ E नोट लिखा हुआ है हमने, ठीक है। देखो E नोट यहाँ कैसे लिखा, अगर आपको पता है, यहाँ रफ में लिखता हूँ मैं, पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है। और अगर मैं H की वैल्यू देखूँ यहाँ से, तो ये बन जाएगी B का स्क्वायर प्लस में P का स्क्वायर, यही होती है पाइथागोरस। तो वही करना है हमने। देखो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर, ये E नोट है, क्या है ये E नोट वाली वैल्यू है, ये E नोट माना था हमने, ये तो E नोट हो गए, और ये अंडर रूट में ले लो ये, ठीक है। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या फिर मैं कह दूँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, एक ही बात है। तो मैं परपेंडिकुलर का ले लेता हूँ पहले, EL माइनस EC परपेंडिकुलर है, तो इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में नीचे क्या है, ये बेस, बेस कितना हो गया आपके पास ER, तो ये ER का स्क्वायर। कितनी बात क्लियर है। अब देखो जरा, ये वैल्यूज़ आपको पता है EMF की, क्या होता है, E इक्वल टू में या V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। ये चीज़ पता है या नहीं आपको, V इक्वल टू में क्या होता है, IR। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ये चीज़ कि अगर ER की वैल्यू हम देखें तो ये कितनी बनेगी, IR, और I कितना मान लेंगे हम इसमें भी, I नोट। क्लियर। देखो या तो जैसे यहाँ पर ये E नोट मानना है, ठीक है, तो यहाँ पर करंट भी क्या मानेंगे हम, I नोट मानेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ E मानेंगे सिंपल, तो करंट भी यहाँ पर क्या मानेंगे हम, I मानेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है। लेकिन आप ध्यान में रखना, इसको हम E नोट ही लेके चलते हैं, और यहाँ पर जो हम करंट लेते हैं वो भी मैक्सिमम वैल्यू ही लेके चलते हैं, तो ये होगा I नोट इंटू में रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, EC के लिए निकाल लेंगे। EC के लिए भी क्या हो जाएगा आपके पास, देखो करंट होता है I नोट, और रेजिस्टेंस क्या होगा इस केस में आपके पास, बताओ। कैपेसिटर के केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस वाला रेजिस्टेंस होता है, तो यानी कि XC, और EL वाले में क्या हो जाएगा, I नोट, और इसमें जो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस होता है, तो XL। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। अब ये चीज़ मैंने क्यों लिखी है, मैं यहाँ पर वो वैल्यूज़ को पुट करूँगा, देखो ज़रा किस तरीके से, ये चीज़ समझ में आ रही है यहाँ तक, ठीक है। EL की वैल्यू देखो ज़रा, EL की वैल्यू कितनी है हमारे पास, I नोट XL माइनस EC की वैल्यू I नोट XC, और इसका पूरे का स्क्वायर, यही वैल्यू है यहाँ पर। EL की यहाँ से देख ली हमने I नोट XL, EC की ऊपर से देख ली I नोट XC, प्लस में ER की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, I नोट R। क्लियर। और इसका भी क्या है हमारे पास, स्क्वायर है, समझ, क्योंकि ER का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ से आप एक चीज़ को नोट करना, इसमें भी I नोट है दोनों में, और यहाँ भी I नोट है, और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो यानी कि यहाँ भी I नोट का स्क्वायर है और यहाँ भी I नोट का स्क्वायर है, तो कॉमन निकल सकता है I नोट का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, I नोट का स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, और यहाँ क्या बचेगा, XL माइनस में XC का स्क्वायर, और प्लस में इधर कितना बच जाएगा, R स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, ठीक है। और ये पूरे में से कॉमन आया है, इस पूरे में से, ठीक है, ये चीज़ इस तरीके से। तो I नोट का स्क्वायर का रूट है, देखो I नोट के स्क्वायर का रूट है, रूट से ये स्क्वायर कटेगा, ठीक है ना। तो ये कितना बच जाएगा, सिर्फ I नोट, तो I नोट हम यहाँ लिख लेते हैं। अंदर क्या बचा हमारे पास, रूट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर, और ये है आपके पास यहाँ E नोट। क्लियर। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, E नोट अपॉन में ये I नोट इधर चला जाए नीचे, इक्वल टू में, और ये आ गया आपके पास XL माइनस XC का
होल स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। बताओ यहाँ तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताओ, बहुत ही ईजी है, बिल्कुल सिंपल बात कर रहे हैं हम। तो अब देखो यहाँ पर ई नोट बाई आई नोट आ गया। ई बाई आई क्या होता है? देखो अगर हम यहाँ पर देखें, ये वी इजकल टू में आई आर था ना, ठीक है। और अगर यहाँ से हम देखें आर की वैल्यू क्या आती है? वी बाई आई। तो यहाँ वी क्या है? ई नोट, और आई क्या है? आई नोट। तो ये किसके इक्वल होगा? रेजिस्टेंस के। और यहाँ अब रेजिस्टेंस कौन सा लेंगे हम? इम्पीडेंस वाला, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से। समझ रहे हो? तो ई नोट बाई आई नोट को हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर जेड लिख देंगे। समझ में आ रही होगी कहानी। तो टोटल जो इम्पीडेंस है हमारा, या जो नेट रेजिस्टेंस है LCR सर्किट का, जिसको हम इम्पीडेंस बोल रहे हैं, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, वो कैसे निकलेगा हमारा? पूरा √XL माइनस में XC का स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है? तो ये निकल गया हमारे पास इम्पीडेंस किसका? LCR सर्किट का। और अब देखो इम्पीडेंस ट्रायंगल हम बनाएंगे, वो किस तरीके से बनाएंगे? देखो ज़रा एक चीज़ ध्यान से देखो, ये वाली जो इक्वेशन बनाई थी हमने, ये इस वाले डायग्राम की बनाई थी, ठीक है। और इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में देखो ज़रा, अगर हम इक्वेट करें, ये EL XL EC XC ER की जगह R आ गया, और ये E नोट की जगह Z आ गया। तो इसी तरीके से हम ये डायग्राम भी रिप्लेस कर सकते हैं इसमें। देखो कैसे, सेम ये बनाऊंगा मैं पहले, ठीक है, क्लियर। अब देखो ज़रा ध्यान से देखना इस चीज़ को। यहाँ पर देखो ज़रा, ये था हमारे पास ER, ये ER, और यहाँ पर ER की जगह क्या आ गया? R। तो यानी कि ये नीचे वाली लाइन तो हो गई किसकी? अब R की, क्लियर। और ये था हमारे पास EL माइनस EC, और यहाँ EL माइनस EC किसके इक्वल है? मतलब इक्वेट जो हम कर रहे हैं XL माइनस XC के। तो ये वाली लाइन आ गई XL माइनस XC की, यहाँ तक मान लो, इसको भी यहाँ तक मान लो। बताओ क्लियर है या नहीं है? और ये वाला था हमारे पास ये E नोट, और यहाँ ये E नोट को इससे इक्वेट करो, क्या है ये? Z से। तो ये वाला आ जाएगा आपके पास क्या? Z। क्या इतनी बात क्लियर है? और जैसे ये वाली लाइन हमने ली थी इसके पैरेलल, हम यहाँ भी इसके पैरेलल ही ले सकते हैं ये लाइन, ठीक, इस तरीके से। और इसको भी लिख सकता हूँ मैं XL माइनस XC। क्या बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है। तो ये देखो ज़रा, ये जो ट्रायंगल बना हमारे पास, जिसको हम बोल सकते हैं, ये मान लो A, ये वाला B और ये वाला C, ABC, ये जो ट्रायंगल बना है हमारे पास, इसको हम क्या बोलेंगे? इम्पीडेंस ट्रायंगल बोलेंगे। समझ में आया क्या है इम्पीडेंस ट्रायंगल और कैसे बना है? बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, क्लियर या नहीं? बताओ। अब देखो ज़रा, फेज़ डिफरेंस हम निकालते हैं, ये फाई की वैल्यू ये कैसे निकलती है हमारे पास, ठीक है। देखो यहाँ पर इधर ही कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको ये ध्यान में रहे, क्योंकि इसी डायग्राम से हम करके दिखाएंगे ये, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ ये बात, ठीक। तो इसके बाद यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो फेज़ डिफरेंस जो होगा हमारे पास इज़ गिवन बाय, वो कैसे निकलेगा? देखो अगर मैं tan फाई लूँ, tan फाई क्या होता है? tan थीटा या tan फाई क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, अगर मैं यहाँ बताऊँ आपको, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर देखो इसमें क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? ये है हमारे पास। अगर इस वाले में देखें हम इम्पीडेंस ट्रायंगल में, तो परपेंडिकुलर क्या है? ये XL माइनस XC। तो मैं यहाँ लिखता हूँ XL माइनस में XC। और बेस क्या है? बेस है ये R, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने R। तो tan फाई की वैल्यू क्या आ गई? XL माइनस XC बाय R। क्लियर? ये देख लो, दिख रहा है सभी को, ठीक है। XL माइनस XC बाय R। XL माइनस XC क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर, और R क्या है? बेस है। अब अगर इस वाले ट्रायंगल से देखें हम, ठीक है, अगर EMF हमें गिवन हो किसी क्वेश्चन में, ठीक है, ये ना हो XL XC वगैरह इस तरीके से दिया हो, तो फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा? फेज डिफरेंस समझ रहे हो ना? अब जैसे यहाँ से फाई की वैल्यू कैसे निकलेगी? tan इनवर्स ऑफ दिस टर्म आ जाएगी, समझ रहे हो? तो फाई की वैल्यू निकल जाएगी उस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से देखो tan फाई, अगर हमें EMF गिवन है, तो वही परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ परपेंडिकुलर अब क्या है? EL माइनस में EC, और बेस क्या है हमारे पास यहाँ? ER है। तो ये बन जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है। अब एक टर्म और है पावर फैक्टर, ये आगे डिफाइन करेंगे हम क्या होता है पावर फैक्टर। यहाँ के लिए अभी ध्यान रखो आप, सिर्फ पावर फैक्टर को हम लिखते हैं कोस फाई से। किससे लिखते हैं? कोस फाई से। और कोस क्या होता है? देखो आपके पास कोस थीटा क्या होता है, बताओ? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होती है। बेस अपॉन में क्या होती है? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। बेस देखो क्या है हमारे पास, ये R है, और हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें हमारे पास? Z है, ठीक है। तो मतलब बेस इज़ R और हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें? Z। तो ये R/Z आ गया। क्लियर है बात इतनी या नहीं है? बताओ, ठीक है। समझ में आ रही होंगी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं तो, ठीक। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पर ये था हमारे पास एक इक्वेशन थी, ये E0 = EL माइनस EC का होल स्क्वायर प्लस में ER का स्क्वायर, ये बना था,
EMF, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको वोल्टेज की टर्म में लिखूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, E0 को V लिख दूँ और ये है स्क्वायर रूट, और EL माइनस EC की जगह मैं लिख दूँ VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस में VR का स्क्वायर। इस तरीके से लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर यहाँ से अब हम करंट निकालना चाहें, करंट I निकालना चाहें, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस होता है, तो वोल्टेज हो गई V ये वाली, और रेजिस्टेंस टोटल वाला आएगा इम्पीडेंस, ठीक है। तो वो क्या है हमारे पास Z। तो इस तरीके से हम ये करंट भी निकाल सकते हैं। समझ रहे हो, ये छोटी छोटी सी बातें थी हमारे पास, ठीक है। मेनली इसमें आपको ये देखना है Z कैसे निकला है, इम्पीडेंस ट्रायंगल कैसे बना है, क्लियर। और वो कैसे पता चलेंगे आपको, जब ये यहाँ पर फेज़र आपको याद होंगे। क्लियर है, आया समझ में कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। जैसे सर्किट में आपके पास, जैसे ये सर्किट दिए हुए हैं आपके पास, ठीक है। इनके अंदर आपके पास RL सर्किट हो अगर, या RC हो, ठीक है, मतलब कि R और L है तो C वाला नहीं होगा, C वाला नहीं होगा तो यहाँ पर देखो ज़रा, जो ये इम्पीडेंस वाला फॉर्मूला बनाया था, C नहीं होगा तो XC 0 हो जाएगा। तो ये सिंपल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, XL का स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर। समझ रहे हो बात को। और अगर RC है तो ये L वाला नहीं है तो L वाला 0 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो X माइनस XC का स्क्वायर, XC का स्क्वायर ही होता है, पता है ना, माइनस माइनस प्लस रहता है इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा XC का स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर। क्लियर हो रही है चीज़। ये चीज़ें अभी हम आगे जो टॉपिक है अलग से कर लेते हैं, RL सीरीज़ सर्किट और RC सीरीज़ सर्किट, उसमें समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने आपको बताया इसी फॉर्मूले से भी आप वो चीज़ समझ सकते हो, ठीक है। क्लियर हो रही हैं चीज़ें या नहीं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये आप कर लेना अच्छे से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये LCR सर्किट वाला, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस ट्रायंगल के नाम से भी ये टॉपिक आता है आपके पास। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।